क्या आप एनटीपीसी, ग्रुप डी या उधर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के एग्जाम में इस बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे देके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सांप, छिपकली और रेंगने वाले जीवों के बीच संबंधों को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेन आरेख वाला क्वेश्चन है। कैसे बनेगा? क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपको बताना है सांप, छिपकली और रेंगने वाले के बीच में संबंध क्या होगा। तो ये बताइए कि सांप और छिपकली क्या है? तो दोनों एक रेंगने वाले जीव हैं। दोनों क्या है? रेंगने वाले जीव हैं। यानी अगर हम इसको मानते हैं ये एक रेंगने वाला का वेन आरेख है तो इसी के तो अंदर सांप और छिपकली आते हैं। तो ऐसा वेन आरेख कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको ये बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। ठीक है, यहाँ पे 5 वर्ड दिया है यहाँ पे और आपको बताना है कि इसका सही क्रम क्या है। वर्ड क्या है? वर्ड है गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और बीमारी। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा ऑप्शन आएगा आपको ये बताना है। तो ये बताइए कि गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और बीमारी, इसमें सबसे पहला चीज़ क्या आना चाहिए? तो हमारे हिसाब से सबसे पहला वर्ड जो होता है वह आता है जनसंख्या। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? बेरोजगारी आएगा। ठीक है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ता है तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ने लगता है। जब बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगा तो लोग क्या होंगे? तो गरीब होंगे। लोग गरीब होंगे यानी पहले होगा 2 नंबर यानी जनसंख्या, उसके बाद बेरोजगारी। जनसंख्या बढ़ता है तो बेरोजगारी स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा आदमी बेरोजगार होता है। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ता है तो वैसे आदमी गरीब होने लगता है। अब इसके बाद बचा क्या? मृत्यु और बीमारी। जब आदमी गरीब होगा तो न उसके पास सही ढंग से रह पाएगा, न सही ढंग से खाना खा पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? वो बीमार पड़ने लगेगा। तो 1 के बाद 5 होगा। अब जब बीमार पड़ेगा तो उसका मृत्यु हो सकता है। तो हमारा 2, 4, 1, 5, 3। तो लास्ट में क्या है? 3 है। 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 3 है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको ये बताना है कि दी गई स्थिति में एक पद गलत है, निम्नलिखित विकल्पों में से पद का गलत पद का पता लगाइए। ठीक है, अब यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है। सीक्वेंस है 3, 10, 27, 4, 16, 64, 8, 25, 125। इसमें आपको सीक्वेंस बताना है कि कौन सा सीक्वेंस गलत है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो नंबर कैसे आपको दिख रहा है। जैसे अगर हम पूछे आपसे कि हमको यहाँ पे ये समझ में आया कि 5 है, 25 है और ये 125 है। इसका मतलब ये क्या है? 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है और ये 5 का पावर 1 है। हमारा ऐसा सीक्वेंस बन रहा है। वैसे ही इसको ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है? 4 का पावर 1 है, ये 4 का पावर 2 है और ये 4 का पावर 3 है। ठीक है, अब क्या इसमें सीक्वेंस में ऐसा सीक्वेंस में मैच कर रहा है सही से? जैसे मान लीजिएगा 3 का पावर 1 कितना होता है? 3। 3 का पावर 2 कितना होता है? तो 9। और 3 का पावर 3 कितना होता है? तो 27। तो सभी तो यहाँ पे मेरा मैच कर रहा है, सब सही है। लेकिन यहाँ पे जो 3 का पावर 2 होता है वो कितना होता है? 9 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? 10 लिखा है। यानी मेरा जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी 10 जो है वह गलत यहाँ पे पद लिखा गया है। यहाँ पे 9 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विशिष्ट कोड भाषा में जर्मिनेशन को इस वर्ड के रूप में लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में इस वर्ड को किस प्रकार लिखेंगे? ठीक है, आपको चेंज करना है इस वर्ड को इस वर्ड के रूप में। अगर आप इसको देखिएगा तो इस वर्ड का पहला लेटर क्या है? आई और एम। आई एम। अब यहाँ पे आई एम कहाँ पे है? तो आई एम यहाँ पे है। स्टार्टिंग से चौथा और पांचवा वर्ड, स्टार्टिंग से चौथा और पांचवा वर्ड क्या है? आपस में एक्सचेंज हो गया है। वैसे ही हमें इसका निकालना है तो इसका चौथा और पांचवा वर्ड कौन सा है? तो 1, 2, 3, 4 ए और बी है। तो इसका हम चेंज कर देंगे बी और ए के रूप में। तो बी
और ए मिला हमारा पहला 2 वर्ड। ये मेरा हो गया यहाँ तक, इसको कट करते हैं। अब आते हैं अगला वर्ड क्या है, GRE। अब यहाँ पे देखिए G पहला वर्ड, फिर R तीसरा वर्ड और E दूसरा वर्ड, यानी 1 3 2 लिखा गया है, 1 3 2 के रूप में लिखा गया है। ठीक है, वैसे ही हम इसको भी चेंज करेंगे। एक नंबर को लिखेंगे पहले 1 1, फिर 3 नंबर को लिखेंगे T है, फिर 2 नंबर को लिखेंगे S है, BAETS। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चाहिएगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन से देख सकते हैं BAE ये भी है BAE, इसमें ये मेरा ये वाला वर्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, BAE है। अब आते हैं आगे। अब आगे देखिएगा तो यहाँ तक हमारा वर्ड हो गया। इसके बाद का वर्ड है NN और O। अब देखिए NN और O, इसका मतलब कि ये कितना वर्ड है, 3 3 6, यानी छठा जो नंबर वर्ड है मेरा, इसके बाद लिखा गया है छठा नंबर वर्ड। तो छठा नंबर वर्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे क्या होगा, L होगा, यहाँ पे होगा L। और L के बाद यहाँ पे ON लिखा गया है, तो इसको हम लोग स्थान चेंज कर दिए हैं, NO हो गया है। तो यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड क्या है, ED, तो यहाँ पे क्या होगा DE। अब एक बार ऑप्शन ऐसा मैच करते हैं, कौन सा दिख रहा है, BAE है, BAE सब में है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर A, BAE TS। अब क्या है, LDE है, LED है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, B की माता R की केवल एक पुत्री है। ठीक है, A R का इकलौता पुत्र है, B A से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा तो पहला क्वेश्चन का वर्ड लिखा है B की माता R। तो B की माता जो है, B की माता कौन है, R। B की माता है R है, यानी R माता है और ये कौन है, तो पुत्री है, इसकी पुत्री। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि B की माता R की केवल एक पुत्री है, B की माता R की केवल एक पुत्री है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे लिखा है A R का इकलौता पुत्र है। A जो है R का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र कौन है, तो R का A जो है इकलौता पुत्र है। ठीक है, आपको ये बताना है B A से किस प्रकार संबंधित है। A से किस प्रकार संबंधित है B, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंपल सा, तो बहन होगा। ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो A जो पुत्र है, तो पुत्र A, जब A पुत्र है तो B कौन होगी, पुत्री होगी, यानी दोनों आपस में भाई बहन होंगे, तो B का A से किस प्रकार संबंध है, तो बहन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। शब्द क्या है, भारत का संबंध है बाघ से, तो नेपाल का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि भारत और बाघ में क्या रिलेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु होता है बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है। वैसे ही नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, गाय होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छा तरीके से समझ रहे हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछते हैं, तो आप लोग अच्छा तरीके से इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि उस समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब आपको ये बताना है कि श्रृंखला से संबंधित नहीं है कौन सा वर्ड। अगर आप इसको देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, 3 वर्ड लिखा है, 3 6 6 के बाद 9 9 के बाद 12 12 3 15, यानी सब में क्या है, 3 3 का डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। एन में हम 2 और जोड़ेंगे तो पी मिल जाएगा, फिर पी में 2 जोड़ेंगे तो आर मिल जाएगा, फिर आर में 2 जोड़ेंगे तो हमें टी मिल जाएगा, और टी में 2 जोड़ेंगे तो भी मिल जाएगा। तो यहाँ तक अभी सीक्वेंस मेरा सही है। अब बढ़ते हैं अगला। अब सभी का मिडिल वाला देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, जी है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे जे है, तो इसके बीच में 3 वर्ड का
डिफरेंट है, ठीक है। अब वैसे ही जे और एम में 3 वर्ड का डिफरेंट है। अब यहाँ पे एम और क्यू, अब एम और क्यू के बीच में कितना वर्ड का डिफरेंट है, तो एम और क्यू के बीच में 4 वर्ड का डिफरेंट है। तो यानी सभी के मिडिल में 3-3 वर्ड का डिफरेंट है, लेकिन टी क्यू आर यानी क्यू जो यहाँ पे वर्ड लिखा है इसके बीच में एम और क्यू के बीच में 4 वर्ड का डिफरेंट है। यानी मेरा जो गलत श्रृंखला है वह क्या है, टी क्यू 12। टी क्यू 12 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें, ठीक है। एक सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस में आपको ये बताना है कि हम यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फिल करेंगे ताकि मेरा ये सही क्रम बैठ जाएगा, ठीक है। अब और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या है, आपको प्लस यानी डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का चिन्ह सबमिट करना है जिससे हमारा करेक्ट आंसर आ जाए। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन दे जिसमें सब सिंबल हो यानी प्लस भी हो, माइनस भी हो, गुणा भी हो और जोड़ भी हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी होता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिनके बीच में सही ढंग से यानी नंबर पूरी तरीक़े से डिवाइड होने वाला अंक कौन है। आपको ये ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि वैसा इसमें से नंबर ढूंढेंगे, वैसा 2 नंबर ढूंढेंगे जिसमें डिवाइड पूरा हो जाए। अगर हम 15 और 5 की बात करते हैं तो ये नंबर जो है वह पूरी तरीक़े से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर जो है पूरी तरीक़े से डिवाइड हो जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी ऑदर नंबर देखिएगा तो डिवाइड पूरी तरीक़े से नहीं होगा। अगर इसकी बात की जाए तो अगर हम इसको लिखेंगे 4 डिवाइड 16 तो क्या होगा 1/16, 1/4 होगा। तो ये नंबर क्या होगा, पूरी तरीक़े से डिवाइड नहीं होगा। पूरी तरीक़े से डिवाइड कौन होगा, तो मेरा 15/3 होगा। अगर हम इसके सीक्वेंस से चलेंगे तो हमारा सही आंसर आना चाहिए। अब सीक्वेंस क्या है, तो अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड टर्म पे जो भी यहाँ पे चिन्ह होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो डिवाइड का सिंबल होगा। अब सेकेंड नंबर में डिवाइड किस में है, तो इसमें सेकेंड नंबर में डिवाइड नहीं है, इसमें भी सेकेंड नंबर में डिवाइड नहीं है, यहाँ पे गुना है, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। आते हैं दूसरा वाला में, दूसरा में क्या है, यहाँ पे जोड़ का सिंबल है, हमको चाहिए भाग का सिंबल, तो मेरा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, यहाँ पे क्या है, डिवाइड का सिंबल है, इसका मतलब कि मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अब इसको हम ट्राई करते हैं कि क्या ये वाकई में सही है। जैसे लिखा है 25, अब यहाँ पे पहला सिंबल क्या है, प्लस का, 25 प्लस, ठीक है। फिर 15 डिवाइड 5, फिर क्या है, गुणा है, गुणा 4 माइनस 16 इक्वल टू 21। सिंबल यहाँ पे पुट कर दिए ऑप्शन नंबर डी का। और इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका कितना होगा, 3 होगा। तो 3 होगा तो ये कितना होगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। तो 25 प्लस 12 माइनस 16 इक्वल टू 21। इसको डिवाइड कीजिए, सॉरी इसको माइनस कीजिए तो कितना होगा, 4 होगा। तो 25 क्या होगा, -4 करेंगे सब्ट्रैक्शन तो कितना होगा, ये 21 इक्वल टू 21। यानी मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको ये है, यदि इस सिंबल का अर्थ क्या है, घटाव है, ठीक है, इस सिंबल का अर्थ क्या है, जोड़ है, और डॉलर का अर्थ क्या है, भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान आपको बताना है, ठीक है। 37, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा गया है, तो प्लस का अर्थ है 165। डॉलर का मतलब क्या लिखा है, तो डिवाइड 3, और इसका मतलब क्या लिखा है, तो घटाओ कितना, 5। इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, तो ये 37 प्लस इसको करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, 55 होगा, ठीक है, -5। अब इसको करेंगे तो कितना होगा, 50 होगा। तो 37 प्लस 50 कितना होगा, तो 87 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, दी गई आकृति को पहचानने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या बताना है, ठीक है। यहाँ पे फिगर दिया गया है, इस फिगर में आपको ये बताना है कि सबसे कम यानी न्यूनतम
सीधा सीधा रेखा कितना है आपको ये बताना है। अगर हम बात करते हैं न्यूनतम का मतलब ये हुआ कि इसमें सबसे कम सीधा रेखा कितना है। अगर काउंट करते हैं तो ये एक सीधा रेखा 1 2 3, ठीक है। अब 3 के बाद 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक 6 लिख देते हैं प्लस। अब थोड़ा सा इसको कलर चेंज करते हैं। 6 के बाद ये देखिए 6, अब 7 8 सीधा रेखा है और एक 9, ठीक है, 3 और ऐड हो गया। अब आते हैं कुछ और मिलेगा आपको। अब देखते हैं अब कौन सा है। अब हमें दिखेगा 1 2 3 और 3 ऐड होगा। अब इसके अलावा कोई सीधा रेखा मेरा नहीं है क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो 3 और ऐड हो गया तो कितना होगा 6 और 6 12, यानी 12 क्या होगा तो मैक्सिमम कितना होगा 12 होगा। तो मिनिमम क्या पूछ रहा है आपका क्वेश्चन में कि मिनिमम कितना होगा। तो मिनिमम हम 9 ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए। तो हमें आशा है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।